नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-लुग़तुल क़ुरानिल करीम में आज इंशाअल्लाह हम अपना लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ हमने लेसन नंबर 3 में बात को ख़त्म किया था वहीं से इंशाअल्लाह बात को कंटिन्यू करेंगे। हम इस्म को समझ रहे थे, इस्म एक कलमा होता है। अगर ये किसी यानी हदीस में आ जाए, तिलावत के दौरान मैं सुनूँ या पढ़ूँ, मसनून दुआओं में आ जाए, मेरी नमाज के दौरान अगर इस्म आ जाए, मैं उसको कैसे रिकॉग्नाइज़ करूँगी? मैं उसको 4 बुनियादी बातों को समझकर रिकॉग्नाइज़ कर सकती हूँ। उसकी 4 बुनियादी ख़ुसूसियात हैं। अगर मैं उन 4 ख़ुसूसियात को समझ लूँगी, इन 4 प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लूँगी, तो रिकॉग्नाइज़ करना आसान हो जाएगा। वो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम उनका ओवरव्यू दिया था। उस ओवरव्यू में मैंने आपको बताया था कि एक आप उसका जिन्स जानना है, यानी उसका मुज़क्कर या मुअन्नस होना, या वो मुज़क्कर होता है या वो मुअन्नस होता है। आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इस्म सेंटेंस में किस जेंडर के एस्पेक्ट से ट्रीट किया जा रहा है। दूसरी चीज़, आपको उसका अदद पता होना चाहिए, यानी उसको वाहिद ट्रीट किया जा रहा है, उसको मुसन्ना यानी ड्वेल ट्रीट किया जा रहा है, या उसको प्लूरल यानी जमा ट्रीट किया जा रहा है। वो किस किस नंबर के एस्पेक्ट से ट्रीट किया जा रहा है। तो ये इस्म के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको उसका इराब पता होना चाहिए, यानी उसकी केस एंडिंग पता होनी चाहिए। वो किस हालत में मिल रहा है आपको सेंटेंस में, वो किस हालत में अपीयर हो रहा है। वो हालत रफ़ में अपीयर हो रहा है, हालत नस्ब में अपीयर हो रहा है, या हालत जर में अपीयर हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको नज़र आना चाहिए और आपको रिकॉग्नाइज़ करना आना चाहिए उसको। जो चौथी चीज़ आपको समझनी होती है वो ये होता है कि वो उसकी डेफ़िनेटनेस या उसकी इनडेफ़िनेटनेस, यानी वो मारिफ़ा है या वो नकिरा है। या वो मारिफ़ा होगा या वो नकिरा होगा। ये आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन-सी चीज़ ख़ास करके आई है, कौन-सी चीज़ आम करके आई है, किस तरह मारिफ़ा के तौर पर इस्तेमाल किया गया उसको जुमले में, या किस तरह उसको नकिरा के तौर पे इस्तेमाल किया गया, ट्रीट किया गया। ये 4 बातें अगर आप इस्म की समझ लेंगे तो इस्म का तर्जुमा, इस्म की अंडरस्टैंडिंग आपकी मज़बूत हो जाएगी और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आपको किसी हद तक फ़हम हासिल हो जाएगा। जब भी इस्म आएगा कुरान करीम में आपके सामने तिलावत के दौरान या सुनते हुए या जिस तरह से भी, तो आप इंशाअल्लाह इस्म को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। बिज़निल्लाहि ताला आज हम जो पहला फ़ीचर है जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ पहले उसको डिस्कस कर लूँ, वो है इराब। आज हम केस एंडिंग को पढ़ेंगे। केस एंडिंग से हम बात को शुरू करके, असल में जब ये हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी लेसन्स हैं, उनमें हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसको हम साथ-साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि इस पे हमारी ग्रिप बहुत मज़बूत हो जाए। मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ द मोस्ट क्लासिकल फ़ीचर ऑफ अरबिक ग्रामर। कुरान करीम का 80% टेक्स्ट एराब ऑक्यूपाई करता है। तो एराब को समझना बहुत ज़रूरी है। हम बात ही एराब से शुरू करते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ऑल्दो मैंने इसको तीसरे नंबर पे, थर्ड कैटेगरी पे रखा था, लेकिन समझने के एतबार से हम बिस्मिल्लाह एराब से कर लेते हैं, क्योंकि जब एराब समझ में आ जाएगा तो आगे जितने भी लेसन्स हम पढ़ेंगे साथ साथ एराब को हम उसमें प्रैक्टिस भी करते जाएंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि केस एंडिंग यानी किसी भी इसम के आखिरी लेटर पे जो जो भी चेंज आ रहा होता है ना, जो उसका आखिरी लेटर हो, आखिरी हर्फ हो, उस पर जो चेंज आ रहा होता है वो एराब होता है। एराब जो है ये बेसिकली, अगर आप इसकी इस्तिलाही डेफिनेशन में जाएँ तो वो ये कह सकते हैं आप कि किसी लफ्ज़ को अगर अरबी बनाना हो, अरबाइज़ करना हो, तो आप उस पे एराब लगा दें। जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने लिखती हूँ किताब। अब किताब आपको पता है कि ये एक उर्दू का लफ्ज़ है। लेकिन अगर मैं इसके ये मेरी हरकत हैं, ठीक है? मैंने ज़ेर लगा दिया, ज़बर लगा दिया, ये हरकत हैं। मैंने आखिरी लेटर के ऊपर जो हरकत लगानी है ना, आखिरी लेटर पे जो चेंज आएगा, वो उसका एराब कहलाएगा। जैसे मैं अगर उसको हालत रफ़ में बयान करना चाहूँ तो मैं 2 पेश लगा दूँगी, तो ये हो जाएगा किताबुन। अगर मैं इसको हालत नस्ब में बयान करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर 2 ज़बर लगा दूँगी और 1 अलिफ का इज़ाफ़ा कर दूँगी, तो ये हो जाएगा किताबन। ठीक है? और अगर इसी तरीके से मैं इसको हालत जर में शो करना चाहूँ तो मैं इसको 2 ज़ेर लगा के कर दूँगी किताबिन, किताबुन, किताबन, किताबिन। बात किताब की ही हो रही थी। किताबुन भी किताब है, किताबन भी किताब है और किताबिन भी किताब ही है। बात किताब की ही हो रही है। मीनिंग चेंज नहीं हुआ किताब का, लेकिन किताब की फॉर्म्स चेंज हो गई। कहीं किताबुन हो गया, कहीं किताबन हो गया, कहीं किताबिन हो गया। ये क्यों हुआ? ये चीज़ इंशाल्लाह मैं एराब के टॉपिक में आप लोगों को समझाऊँगी कि ये क्यों हुआ। हुआ तो है, चेंज तो आया है, और मीनिंग की चेंजिंग के बगैर
फॉर्म को चेंज किया इसने, यानी किताब की फॉर्म चेंज हुई है, कहीं बुन कहीं बन कहीं बिन। ये तनवीन ने आकर, ऑल्दो ये तनवीन है, ये डबल हरकत तनवीन है, लेकिन जब ये आखिरी हर्फ के ऊपर आई तो ये एज अ एराब आई है। इसको कहते हैं एराब, और ये इंग्लिश में कहलाता है केस एंडिंग। ये तीन हालतों में हमें मिलता है। हालत रफ़, अगर कोई हालत रफ़ में इसम मिलेगा आपको तो वो इसम मरफू होगा, अल मरफू, यानी कि वो मरफू हो के आया है नॉमिनेटिव केस में। अगर कोई इसम आपको हालत नस्ब में मिलेगा तो वो इसम मंसूब मिलेगा आपको, और अगर कोई आपको इसम हालत जर में मिल रहा है तो फिर वो इसम मजरूर है। ठीक है, इंग्लिश में इन्हें नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया था, आज भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूंगी। होपफुली आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो इंशाल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। मैं आपके सामने एक अरबी का सेंटेंस लिख रही हूँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को अरबी अभी नहीं आती है, अरबी आएगी, हम सीखेंगे। हमें अरबी को बनाना नहीं है, जो अरबी प्रैक्टिस में है उसी अरबी को हमने, यानी उनके जो मैकेनिक्स हैं हमने उनको प्रैक्टिस करना है। जिस तरह अहले ज़ुबान बोलते हैं हमने उसको फॉलो करना है, और हमारा ऑब्जेक्टिव कुरान करीम है। हमें कोई यानी लिंग्विस्टिक अरबिक तो नहीं सीखनी है, हमें कोई उस तरह की अरबिक तो नहीं सीखनी है कि जिसमें हमें आम फ़हम बोलचाल करनी, यानी स्ट्रीट अरबिक से तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा तो फोकस ऑब्जेक्टिव कुरान करीम की फ़हम है। ठीक है ना, तो वो लिखा हुआ है, और वो जिस तरह से लिखा हुआ है हमें उसके उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल क्लियर करना है। तो पहला सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रही हूँ, इसका मायना भी मैं आपको भी बताती हूँ। नसरा, नसरा का मायना होता है उसने मदद की या मदद की। ठीक है, मदद की। हामिदुन खालिदन। बिल्कुल नहीं घबराइएगा कि आपको ये ना समझ आया कि मैंने क्या लिखा है, ना आप इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से है। नसरा एक फेल है, एक काम है। ठीक है, नसरा मदद की। ठीक है, नसरा मदद की, किसने की? हामिद ने की। कैसे पता चला? क्योंकि वो डूअर है। हमें नॉमिनेटिव केस में मिल रहा है, हमें हालत रफ़ में मिल रहा है। हालत रफ़ को दो पेश से जाहिर किया जा रहा है ना, हमें ये हालत रफ़ में मिल रहा है। नसरा हामिदुन, यानी मदद की हामिद ने, हामिद ने मदद की। किसकी मदद की? खालिदन, खालिद की मदद की। हामिद ने खालिद की मदद की। ठीक है, जिसने मदद की है वो डूअर है, वो कमांडिंग पोजीशन में है, वो हालत रफ़ में है। और रफ़ का मायना होता है, रफ़ा कहते हैं बुलंद करना, असेंड करना। यानी जो काम कर रहा है डूअर है, वो इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में। और वो कौन है? वो हामिद है। हमें किस तरह पता चला? हमें इस इराब ने बताया। ये जो इराब हमें नजर आ रहा है ना, ये हालत रफ़ को शो करता है। तो हमें पता चला कि इस वक्त जो कमांडिंग पोजीशन में वो हामिद है। हामिद ने मदद की है। किसकी की है? खालिद की है। कैसे पता चला? क्योंकि खालिद हालत नस्ब में है, और नस्ब यानी कि मंसूब है, और मंसूब वो होता है जो विक्टिमाइज होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है। यानी देखें, एक है काम, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये एक फ़ेल है, एक फ़ेल हुआ है ना, काम हुआ, एक मदद, मदद की गई है। किसकी की गई है? खालिद की गई है। किसने की है? हामिद ने की है। यहाँ तक ये बात हमें समझ में आ रही है। मदद करने वाला जो है ना वो हामिद है। फेल होता है ना कोई, तो उसको कोई करने वाला होता है, और जो करने वाला होता है ना वो फाइल होता है। ठीक है, वो फाइल होता है, फाइल। फेल को करने वाला फाइल होता है, यानी कि जो डूअर है वो फाइल है, और जिसके ऊपर काम हुआ होता है ना वो मफूल होता है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम उर्दू में भी इसको पढ़ चुके हैं, मगर इसको मैं अरबी पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा मैं इसको आप लोगों के जहनों में प्रॉपरली बता दूं कि फ़ेल काम होता है, करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और जिस पर काम हो रहा होता है, जो जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस जो हमें पूरी डिटेल बता रहा होता है कि काम हुआ, इस पर हुआ, वो मफूल कहलाता है। आपने एक मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखती हूँ। आप लोग ने कभी सुना है कत्ल? काम है ना एक, करने वाला कौन होता है? कातिल। ठीक है, और जिसका हुआ होता है वो कौन होता है? मकतूल। ठीक है, इसी तरह से हुक्म काम है ना, ऑर्डर, ऑर्डर देना। देने वाला कौन होता है? हाकिम। और जिसको दिया जा रहा होता है वो कौन होता है?
महकूम। तो ये चीज़ समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई फ़ेल होता है, करने वाला फ़ाइल होता है, वो कमांडिंग पोज़ीशन में होता है और जिस पर हो रहा होता है वो मफ़ऊल होता है, यानी कि वो हमको हालत नस्ब में मिलता है। जैसे हुक्म देने वाला हाकिम है, यानी डूअर है, और महकूम वो है जिसको दिया जा रहा है, ठीक है, जो उस हुक्म को एक्सेप्ट कर रहा है, जो उस हुक्म के ताबे होके चल रहा है। कत्ल एक काम है, एक फ़ेल है। जिसने कत्ल किया हो वो कातिल होता है और जिसका कत्ल हुआ हो वो मकतूल होता है। आई होप यहाँ से आपको ये चीज़ थोड़ी सी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जहनों में क्लियर हुई होगी कि इसमें करने वाला कौन है और जिस पर हो रहा हो वो कौन है, ठीक है। तो जो जिस पे काम होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, जो करने वाला होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस होता है। अब बात आती है कि ये जो हमारी ये जो मैंने आप लोगों के साथ बात की है कि एक पॉजेसिव केस भी होता है। पॉजेसिव केस को मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने क्लियर करूं। पॉजेसिव केस जो होता है ना, ये एक इजाफी तौर पर किसी सेंटेंस में जो इसम मजरूर होके आते हैं ना, वो एक एक्चुअली अपने आप को शो किस तरह करते हैं, किसी की पोजेशन बन के, यानी वो इजाफी तौर पर वहाँ पर डिस्कस किए जा रहे होते हैं, इजाफी तौर पर उनका एक जिक्र आ रहा होता है, किसी निस्बत के साथ आ रहे होते हैं। वो यूं ही जिक्र नहीं हो रहे होते हैं, किसी निस्बत के साथ आ रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ किताबू वलदिन, किताबू वलदिन, तो इसका मतलब है लड़के की किताब, ठीक है, अ बुक ऑफ बॉय। और अगर मैं आपको कहूँ जा आ वलदुन, तो इसका मतलब है लड़का आया, ठीक है। कौन आया? लड़का आया। जा आ वलदुन। और अगर मैं आपको कहूँ राइतु वलदन, तो इसका मतलब है मैंने लड़के को देखा। अब देखें यहाँ पर भी वलदिन, ठीक है, वलदन और ये वलदुन, तो ये क्या है? ये केस एंडिंग्स हैं, ठीक है। एक जगह पे मैं कह रही हूँ लड़के की किताब, एक जगह पे मैं कह रही हूँ यानी किसी लड़के की किताब, मुझे नहीं पता कौन लड़का है, कोई लड़का है बस उसकी किताब। अब किताब तो किताब है लेकिन बिलोंगिंग किसकी है? लड़के की है। तो यहाँ लड़के का जो जिक्र आ रहा है ना वो एज अ मजरूर आ रहा है, यानी दो जेर के साथ आ रहा है। मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि किताब लड़के की है, किताब लड़के की है। क्या चीज़ मुझे बता रही है? ये दो जेर मुझे बता रही हैं, ये दो जेर जो है ना ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि लड़का जो है ये इजाफी तौर पर आ रहा है यहाँ पर, इन 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 दो जेर से, यानी इस हालत जर से मुझे आइडिया हो रहा है कि किताब लड़के की है। ये चीज़ मुझे बता रही है कि लड़का यहाँ पर इजाफी तौर पर आया है, ठीक है, निस्बत है, बिलोंगिंग है, पोजेशन है। फिर जा वलदुन, लड़का आया, यानी आने वाला कौन है? डूअर कौन है? लड़का है। किस चीज़ ने मुझे बताया कि डूअर है? मुझे इस नॉमिनेटिव केस ने बताया, मुझे हालत रफ ने बताया। फिर इसी तरह राइतू वलदन, मैंने लड़के को देखा, राइतू वलदन, मैंने लड़के को देखा। ये जो राइतू है ये एक फ़ेल है, इंशाल्लाह ये आगे का लेवल है, आप लोग इसको बाद में समझेंगे इस लफ्ज़ को कि क्या है और किस तरह से बनता है। लेकिन सरे दस्त जो समझाने की चीज़ है वो ये है कि ये जो पेश है ना ये बता रहा है कि करने वाली मैं हूँ, और किसको किसको देखा है? मैंने देखने वाली मैं हूँ, और किसको देखा है? लड़के को देखा है। किस तरह पता चला? इसकी हालत नस्ब ने बताया कि लड़का ऑब्जेक्ट है, मैंने लड़के को देखा, मैंने लड़के को देखा, राइतू, मैंने लड़के को देखा। तो देखने वाली मैं हूँ, और किसको देखा है? लड़के को देखा है। तो ये चीज़ जो है ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों के सामने एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियर करने की कोशिश की है कि हम सेंटेंस में पहचानते किस तरह है। बिलीव मी, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, आप लोग इसको आराम से समझ जाएंगे, आराम से पहचान लेंगे। आप अपना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है, आप लोगों का एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कोई चीज़ मुश्किल अल्लाह के हुक्म से नहीं रहेगी। हमें इराब को समझने के लिए बेसिकली चार चीज़ें समझनी है जो बहुत ज़रूरी हैं। एक, हमें उसका हालत समझनी है कि हालत इराब क्या है, इराब की हालतें कितनी होती हैं, फॉर्म्स कितनी होती हैं, जिसको मैं कहूँ फॉर्म्स ऑफ इराब। तो फॉर्म्स ऑफ इराब आपको पता है कि वो तीन हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के सामने अभी जिक्र की थी कि हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर, ठीक है। ये तीन फॉर्म्स हैं। हमें हालत तीन तरह की मिलेंगी, यानी फॉर्म्स जिसको आप कह लें किसी भी इसम की, थ्री हैं। या तो नॉमिनेटिव केस है, या वो ऑब्जेक्टिव केस है, या वो पोजेसिव केस है। और एक सेंटेंस में एक वक्त में सिर्फ एक ही फॉर्म नज़र आती है, दो फॉर्म्स नज़र नहीं आएंगी, तीन फॉर्म्स नज़र नहीं आएंगी किसी भी इसम की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले एग्जांपल के साथ इस बात को क्लियर करूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आई, सॉरी,
I ate chocolate. चॉकलेट्स, मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई. माई टूथ वॉज एकिंग. मेरा दांत दर्द करने लगा, मुझे दांत में दर्द होने लगा, मेरा दांत दर्द करने लगा, ठीक है. डॉक्टर ने क्या किया कि मुझे सजेस्ट किया, डॉक्टर सजेस्टेड मी रूट कैनाल. डॉक्टर ने मुझको रूट कैनाल सजेस्ट कर दिया. रूट कैनाल एक प्रोसेस होता है, आपको पता है कि जब दांत खराब होता है, दांत में कोई प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली रूट कैनाल करते हैं, ठीक है, वो दांत की ट्रीटमेंट होती है. समझने की चीज़ क्या है. आई एट माई टूथ सजेस्टेड मी. अब यहाँ पर अगर मैं आपको ये कहती कि मी एट चॉकलेट्स, आई टूथ वॉज एकिंग, डॉक्टर सजेस्ट माई रूट कैनाल, तो ये सेंटेंस में स्टेटस चेंज हो रहा है ना, लेकिन बहुत जगहों पे गलती भी हो रही है, कोताही भी हो रही है. मुझे कहना है कि आई एट चॉकलेट्स, मैं ये नहीं कह सकती मी एट चॉकलेट्स, मैं गलत कहूंगी. अगर मैं मी एट चॉकलेट्स कहूंगी तो मैं गलत कहूंगी. इसी तरह से अगर मैं कहूंगी कि मी टूथ वॉज एकिंग तो मैं गलत कहूंगी, या मैं कहूंगी आई टूथ वॉज एकिंग तो भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. तो बात मेरी हो रही है ना, बात मेरी ही है, मैं ही यहाँ पर डिस्कस की जा रही हूँ तीनों जगहों पे, लेकिन सेंटेंस में मेरी फॉर्म चेंज हो रही है. कहीं मैं आई होके आ रही हूँ, कहीं मैं माए होके आ रही हूँ, कहीं मैं मी होके आ रही हूँ. और इन सेंटेंसेस में ऐसा नहीं है कि आई डॉक्टर सजेस्टेड माई मी रूट कैनाल, एक ही सेंटेंस में आई मी माई तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है. तो इसी तरह अरबी ग्रामर में भी एक वक्त में एक ही फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसम की तीनों फॉर्म्स एक साथ इस्तेमाल नहीं होती हैं. आपको कॉन्टेक्स्ट बताता है कि कौन सा इसम किस फॉर्म में किस वक्त इस्तेमाल हुआ है. गॉट इट. ये चीज़ आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोग समझते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोग टॉपिक्स में डिटेल में आते जाएंगे, इस तरह से आपको समझ में ये चीज़ें इंशाल्लाह आती जाएंगी. तो पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो हालत एराब है. एराब तीन फॉर्म्स में होता है, हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर. दूसरा जो टॉपिक, जो दूसरी इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके बारे में जो बात समझाऊंगी वो ये है कि ये इजहार किस तरह से करते हैं, यानी इसका एक्सप्रेशन किस तरह से होता है, हम इसको एक्सप्रेस किस तरह करते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ एराब जिसको कहेंगे, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए एक्सप्रेशन ऑफ एराब. यानी एक्सप्रेशन ऑफ एराब क्या होगा, वो वो भी दो तरह का होगा, तीन तरह का नहीं होगा, दो तरह का होगा, ठीक है. दो तरह का होगा. एक होगा एराब बिल हरका, यानी कि हम उसको हरकत से जाहिर करेंगे, बल्कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखूं आपके सामने तो फिर आप लोग ज़रा इसको डिटेल में अच्छी तरह से समझ सकेंगे, ठीक है. समझिएगा मैं क्या लिख रही हूँ. एक होगा एराब बिल हरका. अरबी वर्ड्स हैं, इनसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं. जब आपके सामने मैं इसको बताऊंगी तो आप इसको आराम से समझ जाएंगे. एराब बिल हरका, एराब बिल हरका, और दूसरा होता है एराब बिल हरूफ. बिल्कुल भी नहीं घबराना आप लोगों ने, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. अरबी की यही खूबी है कि अरबी बहुत आसान है, और अल्लाह ने भी इसको बहुत आसान फरमा दिया, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये क्या होते हैं. इराब बिल हरका ये होता है, जो मैंने आपको बताया, हरकत क्या हैं, दो पेश, दो ज़बर अलिफ, दो ज़ेर, ये क्या हैं, ये हरकतें हैं. हरकत है ना, वॉवल्स है ना, तो ये शॉर्ट वॉवल्स जो हैं ये हरकत होती है. ये जब इराब को हरकत के साथ शो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो कहलाता है इराब बिल हरका, यानी इराब को हम हरकत से शो करते हैं. जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स दी थी, वलादुन, वलादन, वलादिन, या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल दी थी, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन. तो ये दुन दन दिन तनवीन है, हरकतें हैं, ठीक है ना. लेकिन क्योंकि आखिरी लेटर पे आ रही है तो एज अ एराब आ रही है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, एक्सप्रेशन ऑफ एराब. हम एराब को हरकत से जाहिर करते हैं. बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनमें हम हरकत से जाहिर करते हैं. फिर बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज भी होती हैं जिनमें हम एराब को किससे शो करते हैं, हम एराब को हुरूफ से शो करते हैं. हुरूफ से जो शो करने वाली कैटेगरीज होती हैं, जब इंशाल्लाह वो आएंगी तो मैं आपके सामने रखूंगी. जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखूं, मुस्लिमूना, ठीक है. देखिए मुस्लिम जो है ना,
مسلم یہ ایک اردو کا لفظ ہے، مسلمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مسلم، لیکن جب میں اس کو عربی کر دوں گی تو یہ ہو جائے گا مسلمن۔ اب مسلمن کو ایک ایسی کیٹیگری بھی آئے گی جب آپ کو مسلمن کو مسلمونہ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مسلمونہ جب میں بہت سارے مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں گی تو میں کہوں گی مسلمونہ۔ پھر بہت سارے مسلمانوں کے لیے ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے مسلمین، مسلمینہ، مسلمینہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک مسلمان کی جب میں بات کر رہی تھی نا تو میں نے اس کا جو اعراب تھا وہ حرکت سے ظاہر کیا، لیکن جب میں بہت سارے مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں نا تو اب میں جو اعراب کو شو کر رہی ہوں نا وہ میں کس طرح سے شو کر رہی ہوں، وہ میں واو اور نون زبر نا سے شو کر رہی ہوں، یعنی مسلم اور مسلمونہ۔ اب میں اس کے اوپر یہ جو پیش ہے، پیش کو بھی میں ایڈ کر لیتی ہوں بیچ میں، مسلمونہ، یعنی میں نے اب کیا کر دیا کہ یہاں پہ حروف کا اضافہ کر دیا، ان حروف نے آ کر اعراب بنا دیا۔ مسلم کا اعراب ہے مسلمونہ، یہ پلورل کی بات ہو رہی ہے، پلورل کی کیٹیگری میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ وہاں پر نمبرز میں آپ پڑھیں گے مسلمونہ، نہیں بہت سارے مسلمان مسلمونہ، اور اسی طرح سے پلورل کی ہی بات ہو رہی ہے، بہت سارے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اعراب اپنی فارم کو چینج کر رہا ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہوگا مسلمینہ۔ یہ دیکھیے یا اور نون، یہاں پر یہ حروف چینج ہو گئے، مسلمونہ مسلمینہ ہو گیا۔ کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم عدد میں جائیں گے، جب میں آپ کے سامنے اور مزید فردر ڈیٹیلنگ کروں گی، لیکن سر درد جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے، اعراب کو آپ حرکت سے بھی شو کرتے ہیں اور اعراب کو آپ حروف سے بھی شو کرتے ہیں۔ یہاں واو اور نون زبر نا سے کر رہے ہیں، یہاں آپ یا اور نون زبر نا سے کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، واو اور نون، یا اور نون، یہ حروف ہے نا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لانگ واولز اور شارٹ واولز، یعنی الف واو یا، تو یہ کیا ہیں، یہ حروف ہیں، لانگ واولز ہیں۔ میں نے کہیں اس کو شارٹ واول سے ایکسپریس کیا ہے، کہیں میں نے اس کو لانگ واول سے ایکسپریس کیا۔ جب لانگ واول سے کیا ہے تو میں اس کو کہوں گی اعراب بالحروف، یعنی کہ میں نے حروف کے ذریعے سے ایکسپریس کیا اپنے اعراب کو، اور جب میں اس کو واولز شارٹ واولز کے ساتھ کر رہی ہوں تو میں اس کو حرکت کے ساتھ شو کر رہی ہوں۔ وہ حرکت مسلمن، 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 یعنی دو زبر، دو پیش، دو زیر، یہ شارٹ واولز ہیں۔ تو اعراب بالحرکہ جس میں حرکت آ جاتی ہے، یعنی تنوین کے ساتھ میں اس کو شو کرتی ہوں، سم ٹائمز تنوین نہیں بھی ہوتی، ضروری نہیں کہ تنوین ہو، تنوین لائٹ بھی ہو سکتی ہے، جو اگلی بات ہے، میں آپ سے اگلی بات جو کروں گی، تو حرکت سے بھی میں اس کو شو کر سکتی ہوں اور میں اس کو حروف سے بھی شو کر سکتی ہوں۔ تو ایکسپریشن آف اعراب کیسے ہے، اعراب بالحروف، اعراب بالحرکہ۔ تو ایکسپریشن دو طرح کے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنی ہے، بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اعراب کی ہم نے کیا کیا چیزیں سمجھنی ہیں، اعراب کا ہم نے حالت دیکھی کہ حالت تین طرح کی ہے، رفع، نصب اور جر۔ ایکسپریشن دو طرح کے ہوتے ہیں، اعراب بالحرکہ، اعراب بالحروف۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جو تیسری ہیڈنگ آپ کو سمجھنی ہے، تیسری ہیڈنگ جو آپ لوگوں کے سامنے یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ چیز ہے بیسکلی اعراب کا ہیوی ہونا یا اعراب کا لائٹ ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ ایکسپریشن آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوپ آ گیا ہوگا، دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اعراب حرکت کے ساتھ، ٹھیک ہے، بالحرکہ، یہ اپنے نوٹس میں آپ لوگ لکھتے جائیے، اور دوسری ہوتی ہے اعراب بالحروف، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہ ایکسپریشن ہے آپ یہاں پر بے شک اپنے پاس جو انگلش میں بھی اس کو لکھتے جائیے، جو بھی آپ کو ایزی لگتی ہے، جو بھی آپ کو لینگویج آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس میں لکھ پا رہے ہیں، اپنے نوٹس کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں، آپ اس لینگویج کو یوز کیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز ہے کانسیپٹس کلیئر ہونا، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اعراب کا ہلکا یا بھاری ہونا، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں اعراب جو ہوتا ہے نا، سم ٹائمز ہمیں ہیوی ملتا ہے، سم ٹائمز ہمیں لائٹ ملتا ہے۔ ہیوی کب ملتا ہے؟ جیسے جیسے فار ایگزامپل دیکھیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ہمیں لائٹ ملتا ہے اعراب، یا پھر ہم کو ہیوی ملتا ہے۔ ہیوی کب ہوتا ہے؟ جب ہم لکھیں گے مسلمن، تو یہ دو پیش آ رہی ہیں، لیکن اگر میں اس من کو منہ کر دوں، مسلم منہ کر دوں، میں تنوین کو لائٹ کر دوں، میں ڈبل حرکت کو سنگل حرکت کر دوں، مسلم منہ ہو گیا، تو نون کی آواز چلی گئی۔ یہ جو نون ہے نا، یہ نون بہت خاص ہوتا ہے، اس نون کا نام ہوتا ہے نون اعرابی، اس نون کو کہتے ہیں نون اعرابی۔ یہ نون اعرابی جو ہے نا، یہ اصل میں ساؤنڈ کو بھاری کرتا ہے، اعراب کو بھاری کرتا ہے۔ اگر یہ نون ختم ہو جاتا ہے مسلم من، تو تنوین کی وجہ سے مسلم من تھا، اگر میں نے تنوین کو ختم کر دیا تو نون کی ساؤنڈ چلی گئی، اور جب نون کی ساؤنڈ چلی گئی تو مسلم منہ ہو گیا، اور مسلم منہ نے آ کر اس کے اعراب کو لائٹ کر دیا۔ بھاری کس نے کیا ہوا تھا؟ مسلم من نے، ٹھیک ہے؟ اور لائٹ کس طرح ہو گیا؟ مسلم منہ۔
तो ये है इराब का भारी होना या इराब का लाइट होना। ठीक है, इसी तरह जब हम दूसरी कैटेगरीज में जाएंगे, मुस्लिमूना, तो हम वहां पर अगर नून को ड्रॉप कर देंगे तो मुस्लिमू हो जाएगा, मुस्लिमीना में मुस्लिमी हो जाएगा। वो इंशाल्लाह ताला जब हम जाएंगे प्लूरल्स में तो वहां पे भी मैं आपको फिर इराब की प्रैक्टिसेस करवाऊंगी, वहां पे भी इंशाल्लाह ये चीज़ें क्लियर होंगी। सरे दस जो समझने की चीज़ है वो ये है कि इराब की तीसरी जो हेडिंग है वो ये है कि इराब या हल्का होता है या भारी होता है, हैवी या लाइट। कब हैवी होता है, कब लाइट होता है, ये इंशाल्लाह ताला हम लोग प्रैक्टिसेस में जाएंगे, वहां पर हम इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझेंगे। चौथी चीज़ चौथी हेडिंग जो आप लोगों को समझनी है वो है मुअर्रब और मबनी। नाम से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मुअर्रब यानी कि वो इसम जो इराब को एक्सेप्ट करते हैं, इराब को कबूल करते हैं, वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, जो इराब को कबूल करते हैं ना, मैं आपको बल्कि यहाँ इस अंदाज में लिख के बता देती हूँ ताकि आप लोग बहुत इजीली इसको समझ सकें। मुअर्रब जो होंगे ना वो दो तरह के होंगे। एक वो होते हैं जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं तीनों फॉर्म्स में, यानी कि रफ़ा नस्ब और जर तीनों में बहुत फ्लेक्सिबल हैं, इराब को कबूल करते हैं। और ये जो नाउन्स होते हैं, इन नाउन्स को हम कहते हैं मुनसरिफ, यानी कि चेंज होने वाले। सर्फ आपने सुना होगा, सर्फ कहते हैं चेंज को, यानी चेंज जब आता है किसी चीज़ में तो वो उसको मुनसरिफ कर देता है। आ, आप लोगों ने कुरान करीम में ये आयतें बहुत मर्तबा पढ़ी होंगी कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो है बहुत सारी चेंजिंग्स का जिक्र फरमाया है कि सूरह कहफ में भी है कि वलक़द सर्रफ़्नल हाज़ल कुरान लिन्नासी हमने लोगों के लिए जो है, इंसानों के लिए हमने कुरान करीम में जो आयात हैं उनको, हदीसों को बदल बदल के हमने बताया है। ठीक है ना, तो वलक़द सर्रफ़्नल कुरान लिन्नासी मसलन, हमने लोगों के लिए मिसालों को बदल बदल के कुरान में बयान किया है। तो सर्फ का मतलब होता है चेंज, सर्राफ कहते हैं चेंजर को। जब हम मनी चेंजर्स के पास जाते हैं तो उनकी शॉप्स के ऊपर लिखा होता है सर्राफ। ठीक है, अरबी में जब आप मिडिल ईस्ट में कहीं जाएंगे, सऊदी अरब में जाएंगे, तो जब आप मनी चेंजर्स के पास जाएंगे तो उनकी शॉप्स के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है सर्राफ। सर्राफ यानी कि चेंजर। तो मुनसरिफ यानी कि ऐसे इस्म जो तीनों फॉर्म्स में हमें नजर आएंगे, यानी हालत रफ़ में दो पेश के साथ, हालत नस्ब में दो ज़बर कलिफ के साथ, और हालत जर में दो ज़ेर के साथ। ये फ्लेक्सिबल नाउन्स होते हैं, ये इराब को कबूल करने वाले अस्मा होते हैं, इराब को तीनों फॉर्म्स में एक्सेप्ट करते हैं। एक मुअर्रब अस्मा वो होते हैं जो करते तो हैं लेकिन अपनी मर्जी से करते हैं, यानी कि थोड़े से समझ लीजिए कि पार्टली या पार्शली, पार्टली कह लीजिए या पार्शली कह लीजिए, फ्लेक्सिबल होते हैं। यानी फ्लेक्सिबल तो होते हैं लेकिन थोड़े से अपने मर्जी से करते हैं, उनको कहते हैं गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ इन टर्म से बिल्कुल नहीं घबराइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इनके ऊपर बात करूंगी आपसे। एक होते हैं मुनसरिफ जो कि तीनों हालतों में अपने आप को बदल लेते हैं, मुनसरिफ। और एक होते हैं गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ, मुनसरिफ से मुराद ये है चेंज करने वाले। अब अंदाजा हो रहा है आपको, नाम से ही अंदाजा हो रहा है, गैर मुनसरिफ यानी पार्टली फ्लेक्सिबल। इंग्लिश में भी हम ये चीज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल नाउन्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो तीन फॉर्म्स में जब आपको टेंसेस पढ़ाए जाते थे तो आपको कहा जाता था गो, वेंट, गॉन। तीनों फॉर्म्स चेंज हो गई। इसी तरह जब गैर मुनसरिफ की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको कहा जाएगा रीड, रेड, रेड। ठीक है, तो वहां तो हमने सवाल नहीं किया था ना कि एक दफा रीड कह रहे हैं और दो फॉर्म्स में रेड रेड कर रहे हैं, लेकिन जब सेंटेंस में हम लिखते थे तो हमें पता था फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, हमें सेंटेंस में वो समझ आ जाता था ना, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे। इसी तरह ये अस्मा भी आइडेंटिफाई आराम से हो जाते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल की मिसाल इसी तरह गो, वेंट, गॉन, तीनों हालतों में तीनों शक्लें बदली हुई हैं, लेकिन कहाँ पे गो यूज़ करना है, कहाँ वेंट यूज़ करना है, कहाँ गॉन यूज़ करना है, जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हों या हम रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, कुछ भी हो, हमें समझ में आ रहा होता है ना कहाँ गो आएगा, कहाँ वेंट आएगा, कहाँ गॉन आएगा। यही एग्जाम्पल, यही चीज़ अरबी में भी है कि फ्लेक्सिबल जो होंगे वो आपको पता होगा कहाँ पे हालत रफ़ा आ रही है, कहाँ हालत नस्ब आ रही है, कहाँ हालत जर आ रही है इसमें, और कौन से अस्मा जो हैं तीनों हालतों में आपको नजर आएंगे। और इसी तरह से कौन से हैं जो रीड, रेड, रेड की तरह सिर्फ एक जगह पे रीड है, बाकी दो जगहों पे रेड है। तो एक जगह पे तो वो एराब को लेंगे, दो जगहों पे वो अपनी डिटाई दिखाएंगे कि वो शक्ल नहीं बदलेंगे, एक ही शक्ल में नजर आएंगे दो जगहों पे। एक जगह पर उनकी शक्ल चेंज होगी, दूसरी जगह पे उनकी शक्ल सेम रहेगी, तीसरी जगह पर भी शक्ल चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। तो ऐसे अस्मा जो होंगे वो पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे। फ्लेक्सिबल नाउन्स मुनसरिफ अस्मा होते हैं, और पार्टली फ्लेक्सिबल या पार्शली फ्लेक्सिबल जो होते हैं वो गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं। फिर मबनी अस्मा भी होते हैं। मबनी अस्मा कैसे अस्मा होते हैं? मबनी अस्मा जो होते हैं वो अस्मा होते हैं जो कि
کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بالکل نہیں بدلتے. یہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں. یہ بالکل نہیں بدلیں گے اپنے آپ کو. یہ جیسے ہوں گے ویسے ہی رہیں گے. یہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں. جس بنا پہ بنتے ہیں اسی بنا پہ قائم رہتے ہیں. اسی لیے ان کو مبنی کہا جاتا ہے. ان کی فاؤنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. ان میں چینجنگ نہیں آئے گی. یہ بہت مضبوط ہوتے ہیں. جس بنا پہ یہ بنے، فیکٹری سے بن کر آئے ہیں، ان کی جو بلٹن پوزیشن ہے، بلٹن جو ان کی فارمز ہیں، وہ بالکل نان چینجبل ہیں. یہ نان فلیکسیبل ہیں. ان میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے. یہ پٹ 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 کی طرح تینوں فارمز میں ایک ہی جیسے رہیں گے. کٹ 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 کی طرح تینوں پوزیشنز میں، تینوں فارمز میں ایک ہی جیسے رہیں گے. حالت رفع میں بھی ایک ہی شکل میں رہیں گے، حالت نصب میں بھی ایک ہی شکل میں رہیں گے، اور حالت جر میں بھی یہ ایک ہی شکل میں رہیں گے. یہ کبھی اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے. یہ نان فلیکسیبل ہیں اور یہ مبنی اسما ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سمپل، بہت آسان ہے. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جس ٹاپک کی ڈیٹیل بتاؤں گی آپ لوگوں کو، وہ ٹاپک بیسیکلی کیا ہے، ہم پریکٹس جس کی آج کریں گے وہ ہے حالت اعراب. یعنی تین فارمز، حالتیں جو ہیں، تین فارمز اعراب کی ہم نے وہ اس کے اوپر آج انشاءاللہ پریکٹس کرنی، بات کرنی ہے. حالت اعراب کیا ہوتی ہے؟ تین فارمز. اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ دو طرح سے. یا تو اعراب بالحرکہ، یعنی کہ حرکت کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے، ایکسپریس کیا جاتا ہے، یا پھر ہم اس کو حروف کے ذریعے سے ایکسپریس کرتے ہیں. جہاں کیٹیگریز آئیں گی حروف والی، میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ان کو ڈسکس کروں گی. پھر اعراب کا ہلکا یا بھاری ہونا، جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اگزامپل لکھ کے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ مسلمن ہیوی ہے، مسلمو لائٹ ہے. یعنی تنوین لگا دی تو ہیوی ہو گیا، تنوین ہٹا دی تو لائٹ ہو گیا. ان کی ساؤنڈ میں نون نے اس کو بوجھل کیا ہوا تھا، وہ ہیوی ہو رہا تھا اعراب، اور منہ کی ساؤنڈ میں آپ کو نون سنائی نہیں دے رہا، لہٰذا وہ لائٹ ہو گیا. اور پھر معرب اور مبنی اسما کیا ہوتے ہیں؟ معرب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک فلیکسیبل ناؤنز ہوتے ہیں جو تینوں فارمز میں سیم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. تینوں فارمز میں، یعنی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، اپنے اعراب کو بدلیں گے. جو پارٹلی فلیکسیبل ہوں گے، غیر منصرف ہوں گے، وہ ایک جگہ پہ تو اپنے آپ کو بدل دیں گے، لیکن دو جگہوں پہ وہ بالکل سملر رہیں گے. وہ جب آئے گی کیٹیگری، میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اس کی بھی ایگزامپلس رکھوں گی، سمجھاؤں گی، آپ لوگ سمجھ جائیں گے. پھر تیسری چیز جو جو اس کا جو اسی ہیڈنگ کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ کہ کچھ اسما نان فلیکسیبل ہوتے ہیں، ڈھیٹ ہوتے ہیں، بالکل نہیں بدلتے اپنے آپ کو. تینوں حالتوں میں پٹ 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 کی طرح سیم رہتے ہیں، کٹ 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 کی طرح سیم رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اس وقت جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں، جو پریکٹس ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے بیسیکلی حالت اعراب کی پریکٹس. میں آپ کے سامنے کچھ پریکٹس کروا دیتی ہوں. آپ اپنے پاس 3 کالمس بنائیں اور ان میں آپ حالت لکھیے: حالت رفع، حالت نصب، ٹھیک ہے، اور حالت جر. ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں اور آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا. جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو پھر آپ لوگ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے. میں تھوڑی سی آپ کی پریکٹس کرواتی ہوں. ووکیبلری سے نہیں گھبرائیے گا. ووکیبلری میں آپ کو انشاءاللہ دوں گی، گروپ میں آپ لوگوں کو دے دوں گی. اور جو آن لائن پڑھ رہے ہیں ان کو میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکرپشن میں کچھ ووکیبلریز ڈیفینیٹلی ڈال دوں گی تاکہ وہ ان کی پریکٹس میں بھی آ جائیں. کچھ آپ کو وربلی بھی بتا دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو. 3 کالمس بنا لیجئے. ہم حالت اعراب کی تھوڑی سی پریکٹس کر رہے ہیں کہ حالتیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں، اعراب کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہے اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. اعراب ہمیں 3 فارمس میں ملتا ہے: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. ہم ان کو حرکت کے ساتھ کس طرح شو کرتے ہیں، میں آپ کو حرکت کی پریکٹس کروا رہی ہوں کہ حرکت کے ساتھ ہم کس طرح سے ان کو شو کرتے ہیں. پہلا ورڈ میں آپ کے سامنے لکھ رہی ہوں مسلم. ٹھیک ہے، مسلم. جب ہم اس کو حالت اور رفع میں لکھیں گے تو یہ 2 پیش کے ساتھ آئے گا، مسلمن. اور جب ہم اس کو نصب میں لے کر جائیں گے تو مسلم اسی طرح رہے گا، لیکن نصب کا ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ نصب میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف کا ایڈیشن ہو جاتا ہے، تو یہ ہو جائے گا مسلمن. ٹھیک ہے. اور پھر ہم اس کو جر میں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا مسلمن، مسلمن. ٹھیک ہے. مسلم ہی رہا، لیکن حالت رفع ہمیں دو پیش کے ساتھ مل رہی ہے، حالت نصب ہمیں 2 زبر ایک الف کے ساتھ مل رہی ہے، اور ہمیں جر حالت جر جو ہے وہ 2 زیر کے ساتھ مل رہی ہے. تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رفع کا اعراب کیسا ہے، نصب کا اعراب کیسا ہے، اور جر کا اعراب کیسا ہے. اور بائی دا وے یہ ہیوی اعراب ہے کیونکہ یہ تنوین کے ساتھ شو ہو رہا ہے. جہاں پر بات آئے گی اعراب کے لائٹ ہونے کی، میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی بھی ڈیٹیلنگ کروں گی انشاءاللہ. ابھی ہم پہچان رہے ہیں قرآن کریم جب کھولیں گے تو ہمیں بہت ساری آیات میں اسما نظر آئیں گے. کوئی ہمیں حالت رفع میں ملے گا، کوئی ہمیں حالت نصب میں ملے گا، کوئی حالت جر میں ملے گا. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے. ہمیں انڈرسٹینڈنگ آہستہ آہستہ آئے گی. ہمیں قرآن کو بنانا نہیں ہے، قرآن بنا ہوا ہے. ہمیں قرآن کو لکھنا بھی نہیں ہے، قرآن لکھا ہوا ہے. ہمیں اس کو سمجھنا ہے. تو
लफ्ज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, अस्मा को पहचानने की कोशिश कीजिए, किस हालत में मिल रहे हैं, ठीक है? तो हम ये प्रैक्टिस आज इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं। इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने इंशाल्लाह जब अस्मा आएँगे तो खुलेंगी, समझ आएँगी हमको। फिर इसी तरह मैं एक लफ्ज़ आपके सामने लिखती हूँ, किताब हालत रफ़्म में होगी, तो इसके ऊपर 2 पेश होंगी, हालत रफ़्म में किताबुन हो जाएगा। जब मैं इसको नस्ब में लेकर जाऊँगी, तो बा 2 ज़बर और मुझे यहाँ पर एक अलिफ का एडिशन करना है, तो ये हो जाएगा किताबन। फिर जब मैं इसको जर में लेकर जाऊँगी, तो ये हो जाएगा किताबिन। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कब ये हालत रफ़्म में आता है, कब ये हालत नस्ब में आता है, कब ये हालत जर में आता है। देखें, एक बात को बहुत बड़ा-बड़ा करके बल्कि हाइलाइट करके लिखिए कि यूजुअली इस्म अपनी डिफ़ॉल्टेड हालत में हमें हालत रफ़्म में ही मिलता है। कोई भी इस्म अपनी जो उसकी ओरिजिनल फ़ॉर्म है वो हालत रफ़्म में ही मिलेगा। वो हमेशा हमें कमांडिंग पोज़ीशन में मिलेगा, असेंडिंग मिलेगा। कोई वजह होती है जो इस्म हालत नस्ब में जाता है या हालत जर में जाता है बगैर किसी रीज़न का। वो रीज़न बड़ा ऑब्वियस होता है, वो आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। जब आपको पहचान हो जाएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा। जैसे आप गो वेंट गॉन लिखते हैं तो आपको पता होता है ना कि वेंट क्यों आया और गॉन क्यों आया। आपने गो लिखा, आपको पता था गो क्यों लिखा आपने। आपने वेंट लिखा, आपको पता था वेंट आपने क्यों लिखा। आपको पता था आपने गॉन लिखा क्यों लिखा। ये फॉर्म्स कब कब कहाँ कहाँ आई आपको पता था ना। तो इसी तरह से ये भी कब कब कहाँ कहाँ आएगा आपको इसकी पहचान इंशाल्लाह हो जाएगी। सरे दस्त आपको ये पता होना चाहिए कि एराब को पहचानते किस तरह है। हालत रफ़ में कैसा नज़र आता है, हालत नस्ब में कैसा नज़र आता है, हालत जर में कैसा नज़र आता है, ठीक है इंशाल्लाह। फिर इसके अलावा हम एक और ये वर्ड्स वो हैं जो आप लोगों ने बहुत मर्तबा कुरान करीम में पढ़े, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं आपको सिंपल सिंपल सी वोकैबलरीज के साथ प्रैक्टिस करवा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को फर्दर आगे आगे मजीद हम चलेंगे तो इनकी और प्रैक्टिस भी करवाऊंगे, वोकैबलरी आप लोगों को दूंगी। रफ़ में मोमिनुन, नस्ब में मोमिनन और जर में मोमिनिन, ठीक है मोमिनिन। अच्छा ये 3 हमने लिख लिया इसमें। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनिन। नस्ब में ये जो हम 2 ज़बर के साथ एक अलिफ लगा रहे हैं ना, इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। नस्ब के बारे में 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने थोड़ी-सी समझाना चाह रही हूँ आपको। आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत किफ़ायत करेंगी। देखिए, ये जो 2 ज़बर एक अलिफ लगा रहे हैं ना, ये कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है जिससे आप घबराएँ। आप जब उर्दू में लिखते थे फ़ौरन, तो आप यही लिखते थे ना, 2 ज़बर और एक अलिफ के साथ। जब आप लिखते थे यकीनन, यकीनन, तो भी आप इसी तरह लिखते थे। फिर आप लिखते थे मसलन, मसलन, तो भी आप इस तरह से लिखते थे। फिर जब आप लिखते थे जैसे फ़ौरन, यकीनन, मसलन और लाज़मन, ये वो अस्मा हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। और देखें, फ़ॉर्मूला वही है, वही अंदाज़ है लिखने का भी और वही अंदाज़ है बोलने का भी। अरबी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लैंग्वेज है, ये अपने आप को खुद एक्सप्रेस करती है। प्लस ये कि बहुत सारी उर्दू के साथ इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि उर्दू में बहुत सारे अस्मा अरबी से आए हैं। तो ये कोई ऐसी परेशान हो जाने वाली चीज़ नहीं है कि जिस पे आप परेशान होकर कहें कि ये क्या चीज़ है कि 2 ज़बर के साथ एक अलिफ। हम उर्दू में भी करते थे, यकीनन, मसलन, फ़ौरन, लाज़मन, मुख्तसरन, ठीक है? अंदाज़न हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो हमें इन चीज़ों का आइडिया है। जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि जब भी नस्ब की कैटेगरी में, हालत नस्ब में गोलता वाले कोई अस्मा आ जाएं, तो उनके साथ, यानी ये जो ताय मरबूता होती है, इसके साथ आप 2 ज़बर ज़रूर लगाएंगे, लेकिन आप अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। आप 2 ज़बर के साथ अलिफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपके पास अगर कोई ऐसी कैटेगरी आ जाए जिसमें अलिफ और हमज़ा एक साथ आए, किसी भी वर्ड में अलिफ और हमज़ा पे आके अगर लेटर ख़त्म हो रहा हो, वर्ड अलिफ और हमज़ा लेटर्स पे आकर ख़त्म हो रहा हो, तो फिर आप हमज़ा के ऊपर 2 ज़बर ज़रूर लगाएंगे, मगर आप आगे एडिशनल ये जो अलिफ होती है इसको नहीं लगाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ इन 2 कैटेगरीज में आपने नस्ब के अंदर ये ख्याल रखना है कि आपने अलिफ का एडिशन नहीं करना, 2 ज़बर के बाद अलिफ नहीं लगानी। बाकी हर वर्ड के साथ आपको 2 ज़बर और एक अलिफ लगानी है नस्ब की कैटेगरी में, ठीक है। ये बात अपने ज़हनों में बहुत अच्छी तरह से बिठा लें। इसकी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाती हूँ। इसी चीज़ की मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ, इसको सामने रखें। जैसे मैं आपके सामने लिखती हूँ जन्ना,
जन्ना बाग को कहते हैं, जो जिसका वादा है मुसलमानों के साथ, जन्ना जन्नत, ठीक है ना, जन्ना। तो जब ये हालत रफ़ में होगा तो जन्नतुन हो जाएगा। जब ये हालत नस्ब में जाएगा ना, तो क्योंकि ये गोलता वाली कैटेगरी है, और मैंने आपको बताया कि गोलता वाली कैटेगरी में आप जब दो ज़बर लगाएंगे तो आप एक अलिफ नहीं लगा सकते। तो बस ये दो ज़बर के ऊपर ही आपने इक्तिफा करना है और ये जन्नतन हो जाएगा, जन्नतुन जन्नतन। और जब आप जर में जाएंगे तो ये हो जाएगा जन्नतिन, जन्नतिन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ आया, आया का मतलब होता है निशानी, ठीक है, आया, आया तुन, आया। यहाँ पे मैं लगाऊंगी दो जबर के साथ अलिफ, अलिफ मैं नहीं लगा सकती क्योंकि गोलता की कैटेगरी, तो अलिफ नहीं लगेगा, सिर्फ दो जबर आएंगे, आयतन। और जर में हो जाएगा आयतिन, आयतन आयतन आयतिन, ठीक। तो ये आपके सामने, ये वाली जो कैटेगरी थी ना, ये मैंने आप लोगों के सामने बताई है, ये एग्जांपल्स आप लोगों के सामने बताई हैं। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस में, तमरीन में इंशाल्लाह ताला मैं और भी वर्ड्स दूंगी। फिर इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अलिफ और हमज़ा वाले जो इस्म होंगे, अलिफ हमज़ा वाले इस्म जो हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल समा, समा कहते हैं आसमान को, समाउन। आखिर में अलिफ और हमज़ा आ रहा है, आप नोट करें अलिफ और हमज़ा, समाउन, ठीक है ना। अब जब हम इसको नस्ब में लेकर जाएंगे ना, तो समा, दो ज़बर आएंगे मगर अलिफ नहीं आएगा, ये अलिफ नहीं आएगा। समाअन, आसमान, समा कहते हैं आसमान को, समाउन समाअन और समा इन, ठीक है। समाउन समाअन समाइन। इसी तरह एग्जांपल ले लें, माँ, माँ कहते हैं पानी को, माउन हालत रफ, माँ। अब यहाँ पर मुझे बताएं लगाऊंगी मैं क्या, अलिफ और हमजा की कैटेगरी में नहीं लगाऊंगी इजाफी अलिफ, सिर्फ दो जबर के, सिर्फ दो जबर पर इक्तफा करूंगी, अलिफ नहीं आएगा, इजाफी अलिफ नहीं लगेगा, इजाफी अलिफ की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो दो जबर ही आएंगी, माउन माअन और मा इन। तो इस तरह से हमें सिर्फ इन दो कैटेगरीज को समझना है कि ये दो कैटेगरीज वो हैं कि जिनमें हमको इजाफी अलिफ नहीं लगाना। बाकी जितने भी अस्मा आपके सामने आएंगे, आपने आंख बंद करनी और हालत नस्ब में दो ज़बर और एक अलिफ का इजाफा करना है। बाकी हालत रफ़ की भी आपको पहचान हो गई, हालत जर की भी आपको पहचान हो गई, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के सामने और लिख देती हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम और कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम ख़त्म करते हैं अपने इस लेक्चर को। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की और मेरे इल्म में इजाफा करे, हमें बरकत अता करे। जैसे मैं एक लफ्ज़ लिखती हूँ काफिर, तो हालत रफ़ में क्या होगा, दो पेश के साथ काफिरुन, हालत नस्ब में काफिर, दो ज़बर एक अलिफ, काफिरन। और हालत जर में काफिरन, ठीक है। इसी तरह से मैं आपके सामने लिखती हूँ अजाब। ये छोटे छोटे वो वर्ड्स हैं, वो इस्म हैं जो आप लोग कुरान करीम में बहुत मर्तबा सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और हम उर्दू में भी इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई मुश्किल, अरबी के मुश्किल बहुत टिपिकल वर्ड्स नहीं है, अजाबन। अब इसी तरह से अजा, दो ज़बर और एक अलिफ, तो अजाबन और अजा बिन, ठीक है। अजाबन अजाबन अजाबिन, अजर, अजरुन, सवाब, रिवॉर्ड, अजरन, दो ज़बर एक अलिफ, और अजरिन, अजरन, ठीक है। तो ये आपके सामने जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हालत रफ़ में किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, हालत नस्ब में किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, और हालत जर में किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो भी समझाऊं, आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको किफ़ायत करेगा, ताकि ये टॉपिक हमारा आज ही कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखती हूँ सू,
सू का मतलब होता है बुराई, सू, सू उन। अब यहाँ पर सू, अब आप मुझे बताएं कि मुझे यहाँ पर दो ज़बर के साथ एक अलिफ लगाना होगा। यस, लगाना होगा, क्योंकि इससे पहले अलिफ नहीं था, वाव था। अगर यहाँ अलिफ हमजा होता तो मुझे ये अलिफ नहीं लगाना था ना, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो वाव है, लिहाजा मुझे यहाँ दो ज़बर के बाद एक अलिफ लगाना होगा, सू अन। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगी? इसको मैं लिखूंगी हालत नस्ब में, हो जाएगा सू अन, और हालत जर में होगा सू इन। इसका मतलब होता है बुराई। ठीक है, सय्या, सय्यतन, सय्यतिन, सय्यतुन, सय्या कहते हैं बुराई को, सय्यी अ तुन, सय्यिआ। अब आप मुझे बताइए कि मुझे यहाँ पर लगाना होगा दो दो जो गोलता है उसके दो जबर के बाद एक अलिफ लगाऊंगी? नहीं लगाऊंगी, वेरी गुड, नहीं लगाऊंगी। सय्यतन नहीं करूंगी इसको, क्योंकि गोलता की कैटेगरी है, तो यहाँ पर होगा सय्यतन। ठीक है, और सय्यतन, सय्यतन। ठीक हो गया। अच्छा, शई, शई कहते हैं चीज को, शय्युन। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर ये हमजा आ रही है, अब मुझे क्या करना है? ये दो जबर के साथ अलिफ नहीं है ना हमजा से पहले, या है। अगर अलिफ होता हमजा से पहले तो मैं अलिफ का इजाफा ना करती, लेकिन यहाँ तो या आ रही है हमजा से पहले, तो मैं दो जबर के साथ डेफिनेटली एक अलिफ का इजाफा करूंगी, तो ये हो जाएगा शय्यन। ठीक है, शय्यन, चीज, थिंग। और इसी तरह शय्यन, शय्युन, शय्यन, शय्यन। कुरान करीम में बहुत सारी आयात हैं, तमरीन में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी। आई होप आज आप लोगों को जितना समझाया है आप लोग इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। आई होप हालत नस्ब, हालत जर, हालत रफ़, ये अब आप लोगों के सामने ये अस्मा आ जाएं तो आप लोगों को पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि इनको किस तरह से पहचान पाएंगे आप, किस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सामने क्लियर हो गया होगा। कोई शॉर्ट कमिंग हो अल्लाह ताला उसे दरगुजर फरमाए, कोई कमी कोताही रह गई हो अल्लाह ताला उसे दरगुजर फरमाए, और अल्लाह ताला हमसे ये सीखना, पढ़ना, समझना कबूल फरमाए, और इंशाल्लाह आने वाले लेसन्स में भी अल्लाह हमारी मदद फरमाए, हम इस्तकामत अता करे और हमारी मदद फरमाए। कोई कन्फ्यूजन हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई प्रॉमिस। आप एक बार पूछेंगे मैं आपको 10 बार बताऊंगी, आप 10 बार पूछेंगे मैं आपको 100 बार बताऊंगी। जो जितना पूछता है उतना समझता है, जो जितने सवाल करता है उतनी ही ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। पूछने से हेजिटेट मत होइएगा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ग्रुप ओपन है, ग्रुप में आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकती हैं मेरी प्यारी बहनें, मैं आप लोगों को डेफिनेटली वहाँ पर जवाब दूंगी। तो आप लोग सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, हम सब सीख रहे हैं। सीखने वाला पूछने से हेजिटेट नहीं होता। अगर हम पूछने से हेजिटेट होंगे तो हम कभी भी सही तरह से चीज़ को समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, इल्म हासिल करना है, हमारा दामन हमेशा फैला ही रहना चाहिए। जिसका दामन फैला रहता है उसके दामन में इल्म ज़रूर आता है, और जो अपने दामन को सुकेड़ लेता है, समेट लेता है, उसका दामन जितना तंग हो जाता है, इल्म उतना ही तंग होना शुरू हो जाता है। तो दामन हमेशा वसी रखा करें, कुशादा रखा करें, सीखने के लिए हर वक्त तैयार रहा करें। किसी का इल्म कभी कामिल नहीं होता, जिन्हें आता है वो भी इन इन वीडियोस से, इन लेक्चर से बहुत कुछ और सीख सकते हैं। सीखने का एक लाइफ जर्नी प्रोसेस है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है सीखना, हम सीख ही रहे हैं। ठीक है, आई होप इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर्स आपको किफ़ायत करेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इराब के ही टॉपिक में फ़र्दर आगे बात करेंगे। फ़र्दर जो और मज़ीद समझने की चीज़ें होंगी इंशाल्लाह उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।